मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे फिजिक्स और बीएससी फर्स्ट ईयर की पहली पुस्तक यांत्रिकी। हमने लास्ट कक्षा में पढ़ा था गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण में हमने क्या किया था, रूपांतरण समीकरण निकाल ली थी। गैलीलियन रूपांतरण समीकरण, गैलीलियन रूपांतरण समीकरण हमने कैसे निकाली थी। हमारे पास इक्वेशन थी r डैश बराबर r माइनस वी टी। हमारे पास r क्या होता है, स्थिति सदिश। तो s डैश निर्देश तंत्र के लिए क्या होगा, x डैश i कैप, y डैश j कैप, z डैश k कैप। और s निर्देश तंत्र के लिए x i कैप, y j कैप प्लस z k कैप। और हमने v क्या लिया था, v x i k प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप। इन सब की वैल्यू हमने इसमें रखी थी। वैल्यू रखी आर डैश की हमने रखी थी एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप प्लस जेड डैश के कैप बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ये तो हमने रखी थी आर की वैल्यू। फिर हमने रखी थी वी की, वी एक्स आई के प्लस वी वाई जे के प्लस वी जेड के कैप। साथ में क्या मल्टीप्लाई था, टी। फिर हमने इसको सोल्व किया था तो क्या आया था, आई कैप वाले आई कैप के साथ एक्स माइनस वी एक्स टी आई के प्लस y माइनस वी वाई टी जे के प्लस z माइनस वी जेड टी के कैप। ये हमारे पास आई थी। फिर हमने क्या किया था, दोनों तरफ एकांश सदिशों की तुलना की थी। आई कैप के साथ आई कैप वाले की तुलना, व जे कैप के साथ जे कैप की तुलना, और के कैप के साथ के कैप की तुलना। और तुलना करने पर हमें क्या मिला था, एक्स डैश बराबर एक्स माइनस वी एक्स इंटू टी, वाई डैश बराबर वाई माइनस वी वाई इंटू टी, और जेड डैश बराबर हमें मिला था जेड माइनस वी जेड इंटू टी। ये हमारे पास समीकरण आई थी 3। हमने इनको क्या बोला था, स्थिति रूपांतरण समीकरण। किसमें, गैलीलियन के अंदर। अब हम इसके आगे निकालेंगे वेग रूपांतरण समीकरण। तो हेडिंग लगाइए, वेग रूपांतरण समीकरण। ये हमारी थी स्थिति रूपांतरण समीकरण। अब हमें क्या निकालनी है, वेग रूपांतरण समीकरण। देखो, अगर हम स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन करें तो हमारे पास क्या आ जाएगी, वेग रूपांतरण समीकरण। तो लिखिए, स्थिति समीकरण का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, स्थिति समीकरण का समय t के सापेक्ष अवकलन करने पर, और स्थिति वाले समीकरण क्या है ये, इसका हम समय के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो डी आर डैश अपॉन डी टी इक्वल डी आर अपॉन डी टी। और हमारे पास v क्या नियत, और t का करेंगे dt अपॉन dt। स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन क्या कहलाता है, वेग। तो यहाँ r डैश के लिए तो v डैश, r के लिए v माइनस v, ये हो गया तंत्र का। और ये समीकरण क्या कहलाएगी, हमारी वेग रूपांतरण समीकरण। ये समीकरण क्या कहलाएगी, वेग रूपांतरण समीकरण। अब आगे लिखिए त्वरण रूपांतरण
समीकरण। त्वरण कैसे निकालते हैं? अगर हम वेग का समय के सापेक्ष अवकलन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? त्वरण रूपांतरण समीकरण। हम इसको दे देते हैं इक्वेशन ए। देखो समीकरण ए का अगर हम समय के सापेक्ष अवकलन कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? त्वरण समीकरण ए का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर इस समीकरण का हमें समय के सापेक्ष अवकलन करना है तो डी वी डैश अपॉन डी टी, ये एस डैश निर्देश तंत्र के लिए, डी वी अपॉन डी टी ये एस के लिए, और डी ये हो गया तंत्र का वेग। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? ए डैश ए। और वेग का अगर हम नियत वेग था हमारे पास, हमने शुरू में क्या माना था? वेग क्या हमारा नियत है, और नियत वेग के लिए अगर हम अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0। v क्या है? नियत, और तब dv अपॉन dt क्या होगा? 0। तो हमारे पास a डैश बराबर क्या आ गया? a, और इसको नाम दे दो समीकरण b। समीकरण b त्वरण रूपांतरण समीकरण को व्यक्त करती है। यह हो गई हमारी गैलीलियन रूपांतरण समीकरण। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया? निर्देश तंत्र पढ़ लिए, निर्देश तंत्र के प्रकार पढ़ लिए, फिर हमने रूपांतरण समीकरण पढ़ी, नियत वेग से गतिशील तंत्र के लिए, स्थानांतरित निर्देश तंत्र के लिए, फिर हमने पढ़ा थीटा कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए, 2D में पढ़ा थीटा कोण पर झुके हुए निर्देश तंत्रों के लिए, 3D में पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ी गैलीलियन रूपांतरण समीकरण स्थानांतरित बिंदु के लिए, और स्थानांतरित बिंदु के लिए स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या आई? आर डैश बराबर आर माइनस वी टी। अगर हम स्थिति का समय के सापेक्ष अवकलन करते तो हमारे पास क्या जाता है? वेग हमारे पास आया v डैश बराबर v माइनस वी। v डैश ये s डैश में कण के लिए, ये s कण के लिए, और ये v वेग है, ये किसका है? s तंत्र का वेग। ये हमारे पास क्या आ गई? वेग रूपांतरण समीकरण। फिर हमने इसी समीकरण का अगर समय के सापेक्ष अवकलन कर दे तो हमारे पास क्या जाएगा? त्वरण समीकरण ए का हमने क्या किया? समय के सापेक्ष अवकलन कर दिया, दोनों साइड अवकलन किया, dv डैश अपॉन dt इक्वल dv अपॉन dt माइनस dv अपॉन dt। v डैश के लिए a डैश आ गया और v के लिए a, और v हमारा क्या था? हमने s तंत्र के लिए क्या माना था? नियत माना था, और नियत का अवकलन करेंगे किसी भी कांस्टेंट वैल्यू का अगर अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? 0। तो dv अपॉन dt इक्वल 0 और a डैश बराबर a। ये आ गया हमारे पास समीकरण नंबर b। और समीकरण b किसको प्रदर्शित करती है? त्वरण रूपांतरण समीकरण को। नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। हेडिंग से पहले एक क्वेश्चन लिख लेते हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए। किसी समय, क्वेश्चन लिखिए, किसी समय दो कणों की स्थिति किसी समय दो कणों की स्थिति सदिश व वेग क्रमशः r1 व v1
R1 पहले कण के लिए स्थिति सदिश, R2 दूसरे कण के लिए, वह V1 और V2। V1 तो है पहले कण के लिए वेग और V2 क्या है, दूसरे कण के लिए वेग। किसी समय दो कणों की स्थिति सदिश वह वेग क्रमशः R1 R2 वह वेग V1 V2 है। यह कण सीधी टक्कर कर रहे हैं सीधी टक्कर कर रहे हैं तो सिद्ध कीजिए आपको सिद्ध करना है R2 माइनस R1 गुणा V2 माइनस V1 बराबर क्या होता है, 0। ये आपका क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है। किसी समय दो कणों की स्थिति क्या है, R1 व R2 और वेग क्या है, V1 व V2 और कण क्या कर रहे हैं, सीधी टक्कर कर रहे हैं। तो सिद्ध कीजिए कि R2 माइनस R1 गुणा V2 माइनस V1 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब देखो सॉल्यूशन, मान लेते हैं कि दो कण है, एक कण ये एक कण ये, इसका स्थिति सदिश मान लेते हैं कि ये इसका मूल बिंदु ओरिजिन, इसके सापेक्ष एक का तो है R1 एक का R2 और इनका वेग क्या है, V1 और V2। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये किसी समय टकराते हैं, क्या करते हैं, टक्कर करते हैं। तब इधर मान लेते हैं कि एक बिंदु यहाँ A है और ये B है, इसकी स्थिति सदिश इसके सापेक्ष R1 और इसकी क्या है, R2। अब ये आमने सामने सीधी टक्कर कर रहे हैं, तब मान लेते हैं कि यहाँ पर ये बिंदु जब आता है तो इसकी स्थिति क्या हो जाती है, R1 डैश और ये यहाँ आता है तो इसकी स्थिति क्या होती है, R2 डैश। इसका वेग V1 यहाँ पर, इसका मान लेते हैं यहाँ पर V1 डैश, V2 और V2 डैश। मान लेते हैं कि यहाँ ये मूल बिंदु के सापेक्ष इनकी स्थिति पहले क्या थी, R1, फिर पास में R1 डैश, इसकी थी R2, पास में आ गई R2। मान लेते हैं कि यहाँ पर ये क्या करते हैं, टकराते हैं। क्या करते हैं, सीधी रेखा में टक्कर करते हैं। किधर आ रहे हैं, दोनों एक तरफ सीधी रेखा में टक्कर कर रहे हैं। तो लिखिए, माना दो कण जिनकी स्थिति R1 व R2 है, माना दो कण जिनकी स्थिति R1 व R2 है, वह टक्कर के पश्चात स्थिति R1 डैश व R2 डैश है। पहले ये कण यहाँ थे, यहाँ से यहाँ टकराए, फिर टकराने के बाद वापस गए। पहले सीधे सीधे क्या थी, R1 और इसकी क्या थी, R2, फिर यहाँ टकराए, फिर उनके बाद इसकी स्थिति क्या हो गई, R1 डैश और दूसरे वाले की R2 डैश। अब सीधे टक्कर कर रहे हैं, नियत वेग से है, तो हम मान लेते हैं कि R1 डैश और R2 डैश क्या है, बराबर है। क्या है, R1 डैश बराबर R2 डैश। अगर नियत समय समान लिया जाए, T1 समय में ये कण यहाँ आता है और T2 समय में ये कण यहाँ आता है, तो सीधी टक्कर के लिए आवश्यक शर्त क्या होती है, समय क्या होना चाहिए, समान। सीधी टक्कर के लिए आवश्यक शर्त
क्या होगी, R1 डैश बराबर R2 डैश कब, T1 बराबर जब T2 दोनों समय क्या हो, समान हो, तब इनके टक्कर के बाद स्थिति सदिश क्या होंगे, दोनों के बराबर होंगे। अब हम जानते हैं स्थिति रूपांतरण समीकरण क्या होती है, R डैश बराबर स्थिति रूपांतरण समीकरण से R डैश बराबर R माइनस वी टी, ये क्या होता है हमारा स्थिति रूपांतरण समीकरण। पहले बिंदु के लिए लिखिए, पहले बिंदु या कण के लिए, पहले कण के लिए, पहले कण के लिए यहां हम R1 डैश ले सकते हैं। पहले कण के लिए क्या था, R1 डैश बराबर R माइनस वी टी। अब V हम माइनस वी लेंगे, क्यों लेंगे, टक्कर के पश्चात ये क्या होगा, पीछे जाएगा तो इसके साथ क्या आएगा, माइनस। R1 डैश बराबर क्या हो गया, R पहले इसकी स्थिति क्या थी, R1 प्लस वी टी। ये पहले कण के लिए स्थिति सदिश हो गई रूपांतरण समीकरण से। दूसरे कण के लिए लिखिए, दूसरे कण के लिए इसी प्रकार दूसरे कण के लिए क्या होगी, R2 डैश बराबर R2 प्लस वी टी। अब देखिए हमने शुरू में क्या माना था, जब कण टक्कर कर रहे हैं उस टाइम पे हमने माना था ये बिंदु R1 की स्थिति या R2 की, हमने यहाँ इनका वेग क्या माना था, V1 और V2। तो हम यहाँ पर पहले कण के लिए वेग क्या ले लेंगे, V1, और दूसरे कण के लिए वेग V2। इनको नाम दे समीकरण 1 और समीकरण 2। और सीधी टक्कर की शर्त याद होनी चाहिए, समय क्या होगा, दोनों का बराबर, और दोनों के कणों की स्थिति क्या होगी, बराबर। सीधी टक्कर के लिए हमने लिखा था क्या होता है, R1 डैश बराबर R2 डैश, R1 डैश बराबर R2 डैश मान रखेंगे समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से मान रखने पर, समीकरण 1 व 2 से मान रखेंगे तो R1 डैश का क्या है, R1 प्लस V1t इक्वल R2 प्लस V2t। R1 प्लस V1t बराबर R2 प्लस V2t। पक्षांतरण कर रहे हैं, R1 इधर पहले से है राइट साइड, दाईं तरफ से हम बाईं तरफ लेके आएंगे, प्लस का इधर आ जाएगा माइनस का, R2 प्लस V1t, V2 को इधर लेके आएंगे माइनस का, V2t इक्वल 0। R1 माइनस R2 प्लस दोनों में t कॉमन आ जाएगा तो V1 माइनस V2 साथ में t इक्वल 0। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। दो हमने ऊपर मान लिया, होगी समीकरण 3। तो R1 माइनस R2 प्लस V1 माइनस V2 इंटू t इक्वल 0। और शुरू में हमें प्रूफ क्या करना था, R1 माइनस R2 गुणा V1 माइनस V2 इक्वल क्या आना चाहिए,
0। यही प्रूफ करना था ना। तो देखिए अब हम समीकरण 3 को कैसे प्रूफ कर सकते हैं कि ये होगी। R1 माइनस R2 तो है हमारे पास, लेकिन इसके साथ में गुणा में क्या नहीं है, V1 माइनस V2। तो अगर हम इस समीकरण 3 को किससे गुणा कर दें, V1 माइनस V2 से गुणा कर दें, V1 माइनस V2 से गुणा कर दें, तब क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर आ जाएगा। तो लिखिए समीकरण 3 को समीकरण 3 को V1 माइनस V2 से गुणा करने पर, समीकरण 3 को क्या किया हमने, V1 माइनस V2 से गुणा किया। गुणा करेंगे R1 माइनस R2 क्रॉस मल्टीप्लाई V1 माइनस V2, बीच में क्या है प्लस V1 माइनस V2 क्रॉस V1 माइनस V2, साथ में t इक्वल 0। समीकरण 3 को हमने किससे गुणा किया, V1 माइनस V2 से। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, V को अगर V से गुणा करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या आएगा 0। क्यों, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में हमारे पास क्या आता है साइन थीटा, और अगर दोनों सदिश एक ही हैं तो उनके बीच थीटा कितना होगा 0। V क्रॉस V क्या होगा, V साइन थीटा, एक साइन थीटा, और इसकी वैल्यू क्या होगी साइन 0 डिग्री, क्योंकि दोनों वे क्या है इक्वल है, तो थीटा कितना होगा 0 डिग्री, और साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, और 0 को हम यहाँ रखेंगे तो इसको गुणा करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। तो सेम को सेम से अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या आती है 0। तो R1 माइनस R2 गुणा V1 माइनस V2 इक्वल हो गया हमारे पास 0। इन दोनों की वैल्यू क्या आएगी 0। क्रॉस प्रोडक्ट है V1 माइनस V2 क्रॉस प्रोडक्ट V1 माइनस V2 इक्वल 0। और हमें प्रूफ क्या करना था, R2 माइनस R1 और V2 माइनस V1 दोनों से माइनस कॉमन ले लें, R2 माइनस R1 गुणा V2 माइनस V1 इक्वल 0, और ये हमें प्रूफ करना था। लिख लीजिए R2 माइनस R1 गुणा V2 माइनस V1 इक्वल 0। ये था हमारे पास पहले चैप्टर का पहला पोर्शन। अभी तक जो हमने पढ़ा, पहले पढ़े निर्देश अंतर कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, जड़त्वीय निर्देश अंतर, अजड़त्वीय निर्देश अंतर। फिर हमने पढ़ी रूपांतरण समीकरण स्थित स्थानांतरित बिंदु के लिए, नियत वेग से गतिशील बिंदु के लिए, त्वरण गतिशील बिंदु के लिए थीटा कोण पर झुके हुए बिंदुओं के लिए हमने रूपांतर समीकरण पढ़े। फिर हमने गैलीलियन रूपांतर समीकरण निकाला, उसमें स्थिति रूपांतर समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण। अब हम पढ़ेंगे जो भौतिक नियम है, कुछ नियम है जैसे समय का संरक्षण का नियम, ऊर्जा का संरक्षण का नियम। तो अभी हम पहले पढ़ेंगे समय का संरक्षण का नियम। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, एक साल छोड़ के। दिख रहे हो, पढ़ाया जाएगा आपको। तो हेडिंग लगाइए संवेग संरक्षण का नियम। हमने गैलीलियन रूपांतरण समीकरण पढ़ ली, हमारे पास रूपांतरण समीकरण है। तो अब हम 2 बिंदुओं की अगर टक्कर करवाते हैं उसमें संवेग संरक्षित रहता है या नहीं, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, संवेग संरक्षण नियम। हेडिंग लगाइए संवेग संरक्षण नियम। लिखिए इसमें, माना संवेग संरक्षण का नियम
हमें बताना है कि अगर दो कण अलग अलग निर्देश तंत्रों में है, उनके बीच टक्कर होती है, तो टक्कर से पहले और टक्कर के बाद हमारा संवेग संरक्षित रहता है या नहीं, उसके लिए हमें क्या निकालना है, संवेग संरक्षण का नियम। माना एक निर्देश तंत्र S में, माना एक निर्देश तंत्र S में दो कण, माना एक निर्देश तंत्र में दो कण P1 व P2 है। माना एक निर्देश तंत्र S में दो कण P1 व P2 है तथा उनका द्रव्यमान, एक का तो है m1 और दूसरे का है, दो कण माने हमने, उनकी स्थितियां क्या है, P1 P2, और उनका द्रव्यमान क्या है, m1 व m2। व उनकी टक्कर से पूर्व ऊर्जा हमने मानी, एक की तो है U1 व दूसरे की मानी हमने U2 है। दो कण है किसी S निर्देश तंत्र में जिनकी स्थिति क्या है, P1 व P2, और उनके द्रव्यमान क्या है, m1 व m2, सॉरी ऊर्जा नहीं, टक्कर से पूर्व वेग, वेग क्या है, U1 और U2। वेग ऊर्जा के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, ऊर्जा संरक्षण नियम हम समय के लिए पढ़ रहे हैं। तो टक्कर से पूर्व उनके वेग है U1 व U2, और टक्कर के पश्चात उनके वेग है, तथा टक्कर के पश्चात वेग V1 व V2 है। ये एक निर्देश तंत्र, इसमें दो कण P1, ये हो गया P2, इसका m1 है, इसका m2 है, इसकी एनर्जी टक्कर से पूर्व तो है U1 U2, और टक्कर के पश्चात इनकी एनर्जी क्या हो गई, V1 और V2। इतनी बातें लिख लें। और हम जानते हैं कि संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, संवेग के संरक्षण नियम से, अब देखो ये हमारे पास एक निर्देश तंत्र था S, जिसमें बिंदु की स्थिति क्या है, P1 व P2, और उनके द्रव्यमान m1 व m2, और उनके टक्कर से पूर्व वेग क्या है, U1 व U2, और टक्कर के बाद क्या है वेग, V1 व V2। और संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है, टक्कर से पहले का वेग और टक्कर के बाद का वेग दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। टक्कर से पूर्व संवेग इक्वल टक्कर के पश्चात का वेग, दोनों क्या होने चाहिए, बराबर। P इनिशियल और P फाइनल। इनिशियल मतलब टक्कर से पूर्व का वेग, और फाइनल टक्कर के बाद का वेग। देखो दो कण थे और संवेग क्या होता है, P बराबर mv। पहले कण के लिए निकालेंगे तो P1 m1 v1, P2 कितना आ जाएगा, m2 v2। तो लिख लीजिए साथ में, पहले कण के लिए P इनिशियल क्या होगा, P1 प्लस P2, कब, इनिशियल कंडीशन में टक्कर से पूर्व, और P1 और P2 का संवेग फाइनल टक्कर के बाद। P1 स्थिति के लिए पहले कण का वेग क्या है, U1, तो P1 क्या होगा, m1 U1 प्लस P2 कण के लिए m2 U2। टक्कर के बाद उनका वेग क्या हुआ, चेंज हुआ, V1 और V2। तो टक्कर के बाद m1 V1 प्लस m2 V2, ये पहले कण के लिए, बाद वाला दूसरे कण के लिए। यह हो गई समीकरण नंबर 1।
लिखिए आगे। इसी प्रकार माना एक, ये तो क्या था हमारे पास, एस निर्देशांतर में कण के वेग, उनके द्रव्यमान। अब हम मान लेते हैं कोई एक अन्य निर्देशांतर है। इसी प्रकार माना एक अन्य निर्देशांतर, एक निर्देशांतर दूसरा है, ये हमने क्या माना, एस माना, वो मान लें कि एस देश है, जिसमें माना एक अन्य निर्देशांतर एस देश है, जिसमें कण P1 व P2 है, जिसमें कण P1 व P2 है, व उनका द्रव्यमान, पहले हमने क्या माना है, स्मॉल m1 m2 माना है, अब हम कैपिटल मान लेते हैं, उनका द्रव्यमान m1 व m2 है, एवं टक्कर से पूर्व उनकी ऊर्जा, टक्कर से पूर्व उनका वेग क्या मानेंगे। इसमें क्या था हमारे पास, u1 व u2 माना था, हम उसमें मान लेते हैं u1 डेश व u2 डेश है, व टक्कर के पश्चात वेग हमने मान लेंगे v1 डेश व v2 डेश है। हमने यहाँ क्या माना था, टक्कर से पूर्व वेग क्या थे, u1 व u2, और टक्कर के पश्चात उनके वेग क्या है, v1 व v2, और संवेग संरक्षण नियम यहां भी लगाएंगे। तो संवेग संरक्षण नियम से देखो, ये एस देश निर्देशांतर दूसरा हो गया, P1 व P2, इनका द्रव्यमान m1 m2, और इनकी एनर्जी टक्कर से पूर्व u1 डेश और टक्कर के बाद u2, टक्कर से बाद में क्या है, v1 डेश और v2 डेश। संवेग संरक्षण नियम क्या कहता है, P इनिशियल टक्कर से पूर्व और टक्कर के बाद दोनों क्या होगा, संवेग इक्वल। तो टक्कर से पूर्व क्या होगा, पहले कण के लिए m1 u1 डेश प्लस दूसरे कण के लिए m2 u2 डेश। टक्कर के बाद में क्या हुआ, इनका वेग चेंज हुआ, m1 v1 डेश और m2 v2 डेश। ये हमारे पास आ गई दूसरे निर्देशांतर के लिए समीकरण 2। हमारे पास क्या आ गई, पहले निर्देशांतर के लिए m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 v1 प्लस m2 v2। दूसरा निर्देशांतर हमने माना था जिसमें कण की स्थिति P1 व P2, उनके द्रव्यमान m1 व m2 और उनके वेग टक्कर से पूर्व u1 डेश u2 डेश और टक्कर के बाद v1 डेश और v2 डेश। उनके लिए हमने संवेग संरक्षण नियम लगाया, तो क्या आया, m1 u1 डेश प्लस m2 u2 डेश बराबर m1 v1 डेश प्लस m2 v2 डेश। ये हो गए संवेग संरक्षण नियम से। इसका आगे का आकलन हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।